अम्बेडकरी आंदोलन का एहसास हुआ जब उन्हें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यह पुस्तक उन्होंने पढ़ी और उसके बाद उनके अंदर का जो मानव कांशीराम जागा, उस कांशीराम जी ने पूरे देश पे जय भीम का नारा गुंजा दिया। लेकिन जिनके कंधों पे वो चीज थी, बाबा साहेब आम्बेडकर के जाने के बाद उस समाज ने, उन नेताओं ने बाबा साहेब आम्बेडकर को कैद करके रखा था, अपनी मोनोपोली बना के रखा था। और उसमें सबसे बड़ा जो साथ था, आज थोड़ी विचारधारा बदलते हुए जो बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के पट्टे, कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता, और मैं उससे आगे जाकर कहूं तो सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन महारों के नेता के रूप में ही संकुचित करके रखा था। की जयंती पर उन्हें अभिवादन करता हूं और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी और परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी लोगों को मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। 15 मार्च मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन है। बायोलॉजिकल बर्थ 15 मार्च है, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी का जो जन्म है वो महाराष्ट्र की धरती पर हुआ है, पूना में हुआ है। मान्यवर कांशीराम जी मतलब जो मान्यवर कांशीराम जी भले पंजाब में रोपड़ में पैदा हुए, लेकिन वहां की पढ़ाई लिखाई करने के बाद, नौकरी करने के बाद जब महाराष्ट्र की इस धरती पे आए और जब उन्हें यहाँ अम्बेडकरी आंदोलन का एहसास हुआ, जब उन्हें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यह पुस्तक उन्होंने पढ़ी और उसके बाद उनके अंदर का जो मानव कांशीराम जागा, उस कांशीराम जी ने पूरे देश पे जय भीम का नारा गुंजा दिया। अभी सूत्र शिवशंकर जी बता रहे थे, वो तो बिहार की पैदाइश है, उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर की। मैं तो बॉम्बे का बर्थ हूं, मुंबई में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है, लेकिन 85 तक 90 तक मैं भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में जितना पढ़ाया गया था प्राइमरी सेकेंडरी में, उतना ही जानता था कि भारतीय संविधान के निर्माता। उससे आगे हम भी नहीं जानते। कुछ हमारी भी कमी होगी, जिस समाज से हम लोग आते हैं कुछ उसकी भी कमी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है, यानी हम एक दूसरे पे दोषारोपण करते चले, वो वाली बात अलग है, लेकिन जिनके कंधों पे वो चीज थी, बाबा साहेब आम्बेडकर के जाने के बाद उस समाज ने, उन नेताओं ने बाबा साहेब आम्बेडकर को कैद करके रखा था, अपनी मोनोपोली बना के रखा था। और उसमें सबसे बड़ा जो साथ था, आज थोड़ी विचारधारा बदलते हुए जो बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के पट्टे, कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सिर्फ और सिर्फ दलितों का नेता, और मैं उससे आगे जाकर कहूं तो सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन महारों के नेता के रूप में ही संकुचित करके रखा था। यानी बाबा साहेब आम्बेडकर को जब तक मैं अपना मानूंगा नहीं, उनके विचारों को मैं जानूंगा नहीं, तब तक मैं बाबा साहेब के बारे में आगे कोई बात ही नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के उस मिशन को, अम्बेडकरी आंदोलन को मान्यवर कांशीराम जी ने एक नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी। जिस बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता होने के बावजूद भी, इस देश का राष्ट्र निर्माता होने के बावजूद भी पूरे देश के लोग नहीं जानते थे। यहाँ तक स्कॉलर्स लोग भले जानते हो, क्योंकि हम मानेसर के साथ में कई एकेडमिक प्रोग्राम्स में भी गए हैं,
कई एकेडमिक्स प्रोग्राम में आज की तारीख में भी हम देखते हैं, जो बाहर हमें अम्बेडकराई आदमी नहीं दिखता, वो आदमी बाहर कभी बाबा साहब की बात नहीं करता, लेकिन एकेडमिक मंच पर बैठ के वो इकोनॉमिस्ट के रूप में, एक अच्छे एडवोकेट के रूप में, एक लॉयर के रूप में वो बाबा साहेब आम्बेडकर का जिक्र करते हैं। जनरल मंचों की मैं बात कर रहा हूं, एकेडमिक लोग, लेकिन वो जनरलाइज तौर पर वो दिखते नहीं। लेकिन जो गुलीबाई मास है, जो बहुजन समाज है इस देश का, उसने बाबा साहेब को अपना माना ही नहीं था, क्योंकि बाबा साहेब को उनके पास तक पहुंचने ही नहीं दिया गया था, बाबा साहेब के विचारों को उनके पास पहुंचना ही नहीं दिया गया था। और ये कांशीराम जी की देन है कि जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद उनके अंदर जो ज्वाला जागी और तब उन्होंने, उनका एक पुनर्जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। और उसके बाद जो सामाजिक आंदोलन, यानी माननीय कांशीराम जी को हम लोग सिर्फ राजनेता के रूप में जो देखते हैं, जो लोग या जो लोग राजनेता ही मानते हैं, वो मेरे हिसाब से बड़ी चूक करते हैं, क्योंकि माननीय कांशीराम जी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, माननीय कांशीराम जी एक सामाजिक नेता थे, क्योंकि उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो ये नारा दिया, और सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि वो काम करके भी दिखा। जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, यानी उन्होंने महात्मा फुले से लेकर बाबा साहेब से लेकर या जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सबकी जो स्टडी की और उसके बाद से जो निष्कर्ष निकाला था, क्योंकि महात्मा फुले ने भी सत्ता की बात की थी, बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी सत्ता की बात की थी, और उसी चीज को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। हमारी हर समस्या का जड़ जो है वो राजनीतिक सत्ता है, और राजनीतिक सत्ता हासिल करके ही हम अपनी हर समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। दूसरों के पास अगर पॉलिटिकल पावर है तो हमारी समस्या का जड़ बन सकती है, और हमारे समाज के पास अगर पॉलिटिकल पावर है तो हमारी समस्याओं का वो समाधान कर सकती है। ये चीज बाबा साहेब आम्बेडकर के बाद अगर किसी ने हम लोगों को बताई तो माननीय कांशीराम जी, और माननीय कांशीराम जी ने वो चीज अपने सोशल मूवमेंट, अपने पॉलिटिकल मूवमेंट के जरिए करके दिखाया। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं या जिस कास्ट से आता हूं, राजभर कास्ट है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी है, बेसिकली ओरिजिन नागपुर से भी होता है, बिहार में भी है, कई जगह पे है। बेसिक पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पहली बार, यानी पूर्वांचल के सेक्टर में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो हमारी आबादी 5% के आसपास है, लेकिन पूर्वांचल में करीबन 20-25 सीटें ऐसी हैं जिससे राजभर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उनकी सोशल स्थिति और पॉलिटिकल स्थिति के बारे में मैं बताने का, जब हमारे लोग पहली बार उनसे मिले थे, राजभर समाज का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, तो हम कुछ बोले, यानी मेरे पिताजी बताते थे, क्योंकि वो समझते कि माननीय कांशीराम जी ने इन लोगों को, जो हमारा राजभर प्रतिनिधि मंडल उनके पास मिलने गया था, उनको ये बताया कि तुम्हारे पास इस सीट पर, इस सीट पर, इस सीट पर, इस सीट पर, इस सीट पर तो सिर्फ राजभर की बहुलता है, तुम लोग एक सीट क्या मांगते हो? यानी आपकी पॉपुलेशन इस तरह से है कि आप पॉलिटिकल पावर को पूरा असर कर सकते हो, पूरी पॉलिटिकल पावर वहां कंट्रोल कर सकते हो, फिर भी आपके एक विधायक नहीं है। तो माननीय बताने का तात्पर्य है कि जब माननीय कांशीराम जी ने उस सोशल मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह से और सोशल मूवमेंट को कंबाइन करके जो मूवमेंट चलाई, तो हम जैसे निग्लेक्टेड समाज के लोग, जिस समाज को कांग्रेस पार्टी ने, आज की कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है बात अपनी जगह हो सकती है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस पार्टी उस समय ऐसे कई समाजों को निग्लेक्टेड रखती थी,
पॉलिटिकल पावर से दूर रखी थी। ऐसे निग्लेक्टेड समाज के लोगों को एकत्रित करके मनोहर कांशीराम जी ने बहुजन समाज को पावरफुल बनाया, पॉलिटिकल पावर में मिलाया और भारत की पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में लाकर रख दिया। सिर्फ उत्तर प्रदेश में बदल नहीं हुआ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो लोग सोचते हैं कि बदल हुआ, तो ऐसा नहीं है। मनोहर कांशीराम जी के इमेज के बल पे पहला सीएम कौन बना? आप लोग सोचेंगे कि मायावती जी बनी। मनोहर कांशीराम जी के इलेक्ट हुए, बीएसपी के टिकट पे इलेक्ट हुए जो एमएलए थे, उन एमएलए के बल पर पहली बार अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो ओबीसी समाज का था, मुलायम सिंह यादव को बीएसपी के बल पे मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो पहले रहे होंगे, वो बात अलग है, लेकिन जब सपोर्ट मिला बीएसपी का तब वो मुख्यमंत्री बने दोबारा। जब एसपी और बीएसपी का अलायंस हुआ, उसमें हमारे जो बीएसपी के जो विधायक चुनकर आए, और उसी समय मैं जो बता रहा था ना निग्लेक्टेड समाज, तो उस समय पहली बार आजादी के 50 वर्ष के बाद राजभर समाज को पहला मिनिस्टर मिला, राजभर समाज को पहला मिनिस्टर मिला। अरे ऐसा राजभर समाज अकेला नहीं है, उत्तर प्रदेश का राजभर हो, पाल हो, नाई समाज हो, ऐसे तमाम समाज के लोग जो आज मोस्ट बैकवर्ड क्लास कही जा रही है, बीजेपी की तोड़फोड़ वाली, फूट डालो राज करो वाली राजनीति के कारण ओबीसी को किस तरह से तोड़ना है, वो जो खेल है एससी को किस तरह से तोड़ना है, उस खेल के कारण जो आज कहा जा रहा है, तो उस मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जो निग्लेक्टेड समाज था, जिसे ऐसे तमाम जाति के लोगों को पहली बार मिनिस्ट्री मिली, पहली बार एमएलए मिले, तो ये पॉलिटिकल पावर है। और उत्तर प्रदेश में जब वो चीज घड़ी, जब वो बनी, तो पूरे देश की पॉलिटिकल पावर की मेन स्ट्रीम में बहुजन समाज आया, सिर्फ दलित समाज नहीं आया। बहुत से लोग कहेंगे दलित समाज है, दलित समाज चूंकि बहुजन समाज पार्टी में भी या बहुजन समाज में भी प्रमुख भूमिका में रहता है, आगे रहता है। आज भी अम्बेडकरी आंदोलन में हम कितना भी कहें कि यही निकम्मे है, लेकिन यही सबसे ज्यादा काम भी यही करते हैं, सारा कंधा तो इन्हीं के, अम्बेडकरी आंदोलन का सारा बोझ तो इन्हीं के सर पे है। ओबीसी तो कभी भी कंप्रोमाइज कर लेता है। आज भी जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, या केंद्र में सरकार है, या महाराष्ट्र में सरकार है, तो किसकी देन है? गर्व से कहो हिंदू, सारे ओबीसी की ही देन है ना। लेकिन इसी मुंबई महानगर पालिका में अगर अभी आप देखेंगे 10 स्वीकृत नगर सेवक गए, उसमें से कितने शेड्यूल कास्ट है, कितने ओबीसी हैं स्वीकृत नगर सेवक, गिन लो, नहीं मिलेंगे। तो जो मनोहर कांशीराम जी ने जो पावर पैदा की, मैंने कहा ना, जैसे हम एक मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि मनोहर कांशीराम जी ने एक मुख्यमंत्री लिया। मैंने बताया ना, मुलायम सिंह भी जब मुख्यमंत्री बने तो बीएसपी के बदौलत बने दोबारा, फिर मायावती जी बनी है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बीएसपी का डंका बजवाया था मनोहर कांशीराम ने, बहुजन समाज की पॉलिटिकल पावर का डंका बजवाया, इसीलिए छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री बने थे, इसीलिए सुधाकर राव नाइक जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था पहली बार। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का काम बीजेपी ने किया था, बीएसपी को रोकने के लिए। जो बहुजन पावर एकत्रित हो रही थी, जो कॉन्सेंट्रेट हो रही थी, उस चीज को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव खेलकर किए थे। उसीलिए सुधाकर राव नाइक जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया था। और उससे पहले की पावर देखना बहुजन समाज पार्टी की यहाँ की, और उसके बाद की शरद पवार जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का 2 दिन पहले बयान आया है, 2 दिन पहले बयान आया है कि जवाहरलाल नेहरू होते तो कांशीराम जी सीएम होते। अब पता नहीं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों लिया, पता नहीं,
क्योंकि अकेले जवाहरलाल नेहरू ही तो नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी भी रही, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भी रहे। शायद वो कैलकुलेशन कर लिए होंगे कि मैं अगर कहता हूं कि राजीव गांधी रहते तो कांशीराम जी सीएम रहते, तो राजीव गांधी का काल तो हम सबको फटाफट याद आ जाता है कि राजीव गांधी जब पॉलिटिक्स कर रहा था तब तो कांशीराम जी भी थे। इंदिरा गांधी जब पॉलिटिक्स कर रही थी तब तो माननीय कांशीराम जी भी थे। यानी DS4 नाम से उसकी स्थापना तो इंदिरा गांधी के काल में वो कर चुके थे, इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब भी कांशीराम 30 वर्ष के थे, लेकिन वो सीएम तो नहीं बनाए। लेकिन राहुल गांधी जो भूल जाते हैं कि कांशीराम जी सीएम बनाने वाले लोग थे, सीएम बनने की बात नहीं थी। क्योंकि अगर इस तरह से सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की बात होती तो मान्यवर कांशीराम जी आज राष्ट्रपति के रूप में विदा लिए होते हम लोगों के बीच से। यानी राष्ट्रपति पद को सुशोभित करके फिर वो हमारे बीच से गुजरे होते, लेकिन राष्ट्रपति पद को उन्होंने ठुकरा दिया। आज कांग्रेस बदलती हुई हालत में ये सब बोलने के लिए मजबूर है। हो सकता है जैसे कहा कि मानवर कांशीराम जी ने जो चीज हमें देकर गई थे, अगर हमारा नेतृत्व सही रहा होगा तो शायद बिखराव नहीं हुआ होता। आज उस बिखराव का परिणाम है कि हम भी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, हम भी पावर में नहीं आ पा रहे हैं। तो आज हमारे उस आंदोलन की जो मानवर कांशीराम जी ने जो पॉलिटिकल आंदोलन या जो पॉलिटिकल पार्टी दी थी उसकी आज ये हालत हो गई है कि उसी उत्तर प्रदेश में जहां हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक MLA है गिनने के लिए, वैसे 0 है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुजन समाज की पावर पे बहुजन समाज का एक भी MLA उत्तर प्रदेश में नहीं। BSP का जो MLA है सिंगल, वो ठाकुर जाति से, यानी न तो वो शेड्यूल कास्ट है न तो OBC है। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुजन पावर जो बनी थी मानवर कांशीराम जी ने बनाकर दिया था, उसको इस हालात में ला दिया गया है कि वो 0 है। पॉलिटिक्स किस तरह से खेल रही है? मैंने कहा ना, माननीय कांशीराम जी की सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी बल्कि सोशल मूवमेंट थी। उन्होंने निगलेक्टेड समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में BSP काम कर रही है, ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन चलता है। वो भी ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण जोड़ो, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। भाई ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग हो गया, वो प्रबुद्ध है तो शेड्यूल क्या है, OBC क्या है? वो प्रबुद्ध नहीं हो सकता। उसको यानी जब BSP के मन से कहा जाता है ये प्रबुद्ध वर्ग है ब्राह्मण, तो इसका मतलब है कि उस समय हम स्वीकार करते हैं बहुजन मूवमेंट के नाम पे आज जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, और इस बात को स्वीकार करते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग और OBC के लोग प्रबुद्ध नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, हम अक्ल विहीन लोग हैं। क्या हम लोग इतने मूड हैं? तो फिर आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो। माने कांशीराम जी की सोशल इंजीनियरिंग नहीं चल रही है, बल्कि आप उस समाज को पावर देने की कोशिश कर रहे हो जो समाज सदियों से धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे पर शासन करते रहा है, हमारे पर कंट्रोल करते रहा है, हमको गुलाम बनाकर रखा है। अगर गुलाम बनाने वाले लोगों को आप पावर देना चाहते हो तो उससे काम नहीं चलेगा। वो कांशीराम जी की मूवमेंट के एकदम विपरीत है। BSP के खासदार थे राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। माननीय कांशीराम जी के जाने की बात बताता हूं। कई लोग सोचते होंगे ना, मैं थोड़ी थोड़ी बातें क्यों बता रहा हूं, कई लोग सोचते होंगे ये लोग तो BRSP बनाए हैं, क्यों बनाए? बहुजन समाज पार्टी बनी थी बहुजनों को पावर देने के लिए। लोकसभा में BSP का चीफ कौन, पार्टी नेता कौन?
रितेश पांडे। राज्यसभा में बीएसपी का पार्टी प्रमुख कौन? राज्यसभा में बीएसपी का नेता कौन? सतीश मिश्रा। यानी एक ही समय में, मैं एक ही समय की बात करता हूं, यानी एक लोकसभा में पांडे, राज्यसभा में मिश्रा। हम चमन कहाँ जाएंगे, राजभर कहाँ जाएंगे, कुंभी कहाँ जाएंगे, फिरोजी कहाँ जाएंगे? बीजेपी भी उन्हीं को बनाएगी, कांग्रेस भी उन्हीं को बनाएगी, समाजवादी भी उन्हीं को बनाएगी, और तुम भी उन्हीं को बनाओगे। तो बहुजन समाज बनाने का मतलब क्या हुआ? जब चुनाव में हार हुई तो उसके बाद बदलाव हो गया। चुनाव में जब विधानसभा चुनाव में हार हुई, बीएसपी ऐसे ही नहीं खत्म हुई है। पूरी पॉलिटिकल, मानव कांशीराम जी ने जो पॉलिटिकल वेव पैदा की थी, क्रांति प्रतिक्रांति होती है, बीजेपी वाले उसको खत्म करने के लिए तोड़ फोड़ के राजनीति करते रहे हैं, वो करते रहे, करते रहेंगे। लेकिन उसमें हमने भी भर दिया, हमने अपनी तरफ से जिसके पास नेतृत्व था उसने भी एक तरह से उसमें भर दिया। क्या भर दिया? यानी हम हमारे लोगों को छोड़ते गए, हम हमारे लोगों को छोड़ते गए। जब समाज बिखर गया तो अलग अलग जातियों के नाम पे अलग अलग पार्टियां बनने लगी, अलग अलग नाम के पार्टियां बनने लगी, तो समाज बिखर गया और आज वहां पे बहुजन समाज पावर विहीन हो गया। इसलिए नारे बदल गए, नारे बदल गए। तो कहने का मतलब कि मान्यवर कांशीराम जी ने जिस तरह से इस मूवमेंट को खड़ा किया था, मान्यवर कांशीराम जी का जो उद्देश्य था वो बाबा साहेब आम्बेडकर के पद चिन्हों पर था, महात्मा फुले के पद चिन्हों पर था कि हम लोगों को, बहुजन समाज को ऐसी पॉलिटिकल पावर बनाना है जो पॉलिटिकल पावर बहुजन समाज के हित के काम करे, बहुजन समाज के पावर के लिए काम करे। और हम सही मायनों में मान्यवर कांशीराम जी को तभी श्रद्धांजलि दे पाते हैं उनके जन्म पे हम लोग खुशियां मनाएं। मतलब मान्यवर कांशीराम जी ने हमें टप्पेवार कार्यक्रम दिए। ये जयंती मनाने का उद्देश्य क्यों है? मान्य सर ने क्यों कहा कि हम जयंती मनाएं? हमारी पावर, हम मानते हैं हमारे कार्यकर्ता कम है, हमारी पावर कम है, यहाँ हम किसी तरह से सत्ता में भागीदारी नहीं करते हैं। बावजूद उसके हम लोग ये कार्यक्रम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये भी चीज मान्यवर कांशीराम जी ने ही दी थी। कहीं हम भूल न जाए, कहीं हम भूल न जाए। अब ये हमारे भूलने का ही नतीजा है कि दूसरे लोग पावर में हैं। हमारे साथ त्रासदी क्या हुई है, हमारे महापुरुषों को किस तरह से सताया गया है, इन चीजों को हम भूल जाते हैं और फिर उन्हीं के साथ जाते हैं जो लोग हमें सताने का काम किए थे, जिन लोगों ने हमें हमारे हाथ से पावर छीनने का काम किया था, जिन लोगों ने हमें राजनीतिक गुलाम बनाने का काम किया था, जिन लोगों ने हमें मानसिक गुलाम बनाने का काम किया था, सामाजिक रूप से हमें पिछाड़ने का काम किया था। ऐसे ही लोगों के चंगुल में हम फंसते हैं, चाहे रिजर्वेशन की सीट के नाम पे हो, चाहे कहीं पे भूमि आवंटन के नाम पे हो, या किसी भी छोटे मोटे चीज के नाम पे हो, हम वहां फंसते हैं। तो हम ऐसी चीजों में फंसे ना, हमारे महापुरुषों को हम निरंतर याद करते रहे, हम कहीं भूल न जाए। इसलिए जयंती के कार्यक्रम मनाना आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि आज जब मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर हम सब यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सब एक तय करें कि मान्यवर कांशीराम जी ने जो सोचा था, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग किया, जिस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया और बहुजन समाज को पावर में लाया, मेन स्ट्रीम में लाया, इंडियन पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी ने लाया था, उसी तरह से हम किस तरह से एक बार फिर बहुजन समाज को इस मेन स्ट्रीम में लाए, इंडियन पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में हम कैसे लाए, इस पर हम लोग विचार विमर्श करते रहे और इसी पर हम काम करते रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।